साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो विभिन्न परीक्षाओं में कृषि एवं प्रौद्योगिकी से विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका आरओ, एआरओ की परीक्षा हो अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, तो इसमें जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग परीक्षा वाणी प्रकाशन के द्वारा जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें विगत 32 वर्षों के अध्यायवार हल प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं, तो उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो चैप्टर है फसल पारिस्थितिकी अर्थात क्रॉप इकोलॉजी, इस चैप्टर पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। इस चैप्टर में जो क्रॉप इकोलॉजी है, इसके तहत आप बात करते हैं वातावरण का पौधे पर प्रभाव, जैसे जलवायु की कारक क्या होते हैं, प्राकृतिक कारक क्या है, मृदीय कारक क्या है या जैविक कारक क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर में उत्तर प्रदेश में फसल स्वरूप या सस्यन क्रम क्या है, तो इन सब की चर्चा की जाती है। तो इन सभी टॉपिक पर आधारित प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, ये कौन सा पोषक चक्र होता है? तो ये है आपका फास्फोरस चक्र। आगे बात करते हैं, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है वह कौन सा है? तो यह है कार्बन चक्र है। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। देखिए, प्रवाल भित्ति प्रक्रिया या कोरल रीफ सिस्टम की उत्पादकता सबसे अधिक होती है, कथन सही है। दूसरा, रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है, यह भी सही है। गन्ने की उत्पादकता अधिक होती है, यह भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है छह मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं? तो इसमें देखिए आपका ए ऑप्शन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। नाम याद रखिए छह के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं। अवयव जो अल्पांश के रूप में सहायक होते हैं वो कौन से हैं? यहां पर आप देखिए, तो ये आपके तत्व हैं मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था हुल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? हुल्ट के द्वारा पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। आगे बात करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु कौन से? यहाँ पे 4 जीवाणु दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु है। तो इसमें आप देखिए फ्रैंकिया और अजेरी अजरे एक सेकेंड, यहाँ पर जो दो हैं आपके फ्रैंकिया है और अजेस पी रिलम है। ठीक है, ये दो जीवाणु जो हैं ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा आपका, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन चक्र में जीवाणु या बैक्टीरिया की भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका देखिए क्या होती है, रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना, इसके अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना तथा सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास करना। ये सारी भूमिकाएं जो होती हैं कार्बन चक्र में जीवाणु के द्वारा निभाई जाती हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुक्रमण सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाते हैं? तो ये जलवायु कौन निभाते हैं? जलवायु सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा है। एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा है। तब वहां पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय जो है वो प्रकट होता है? तो वहां पर सबसे पहले आपका क्रस्टोज लाइकेंस जो है ये प्रकट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वदेशीय प्रजाति, कंपो कंजप्शोलिशन एक सेकेंड,
देखिए यहाँ पर जो उत्तर होगा सर्वदेशीय प्रजाति या कॉस्मोपोलिटियन स्पीसीज, ठीक है, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें की स्टोन प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? की स्टोन प्रजाति कहते हैं। एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में इजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नोस्टाक की कॉलोनी पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? तो यह एक सहजीवी के रूप में पाई जाती है, सहजीवी के रूप में। अगला है क्लेबशिएला। क्लेबशिएला है एक, क्या है यह? क्लेबशिएला क्या है? तो क्लेबशिएला जो है नाइट्रोजन स्थिर करता है, नाइट्रोजन फिक्सेसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टाक और एनाबीना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टाक और एनाबीना जैसे नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके साइकस कसी प्रवलाभ जड़ों में, एंथोसिरोस के थैलेस में और एजोला में तथा धान के खेतों में, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधे और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध, पौधे और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित है वह भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं। किस रूप में? तो ये देखिए मुक्त होते हैं कोशिकीय अपघटन के द्वारा होते हैं, श्वसन के द्वारा होते हैं, ह्यूमस बनाना और खनिजीकरण, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन के द्वारा ये जो है भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं अर्थात उपयुक्त सभी प्रक्रिया से मुक्त होते हैं। तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 4 कथन है। पहला, अपघटनकारी कभी भी स्टोन प्रजाति नहीं हो सकते, ये कथन गलत है, हो सकते हैं। शाकाहारी सर्वथा की स्टोन प्रजाति होते हैं। शाकाहारी जो है सर्वथा की स्टोन प्रजाति होते हैं, ये कथन आपका सही है, बी वाला। उत्पादक कभी भी की स्टोन प्रजाति के नहीं हो सकते हैं, ये भी गलत है। सर्वोच्च उपभोक्ता सामान्यतः कभी भी की स्टोन प्रजाति नहीं हो सकते, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, कौन सा है इसमें? इन चारों में। तो इसमें देखिए आपका क्लोरोवियम रोडोस्पाइरिलम ये है, ठीक है। इसमें आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है आपका बृहद समुद्री शैवालों के द्वारा, बृहद समुद्री शैवालों के द्वारा। अगला है, फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूम्स को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूम्स को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। किसमें? तो पोषण चक्र में, खनिज चक्र में, पोषण तल में, इन सभी में जो है सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहां से? जो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्लास्ट्रीडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, किस प्रकार से करता है? तो यह अवायवीय प्रक्रिया के द्वारा करता है, अवायवीय प्रक्रिया के द्वारा। अधिपादप इपीफाइट्स का अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इपीफाइट्स का जो अच्छा उदाहरण है आपका वो लाइकेंस और आर्किड है, ठीक है। क्या है? लाइकेंस और आर्किड है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। यदि आपको अधिपादप के बारे में नहीं पता कि अधिपादप क्या होते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए कि अधिपादप होते क्या है। देखिए कुछ पौधे जैसे कि आर्किड्स ये बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं, परंतु ये वातावरण की नमी, इनकी हवाई जड़ें होती हैं, मतलब इनकी जड़ें हवा में रहती हैं, हवाई जड़ों के बेलामेन भाग द्वारा अवशोषित करके अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। उगते तो हैं बड़े बड़े वृक्षों पर, परंतु अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं तथा इसकी कुछ दूसरी जो जड़ें होती हैं वो इन पौधों को दूसरे वृक्षों की छालों पर चिपकने या स्थिर होने में सहायता प्रदान करती हैं। ये पौधे जो होते हैं ये अधिपादप कहलाते हैं। जैसे आर्किड जो है, आर्किड का जो पौधा ये अधिपादप पौधा कहलाता है। यह जो गुण होता है कि बड़े बड़े वृक्षों पर ये उगने का, इसे अधिपादपता कहते हैं, ठीक। तो इतनी चीज आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में
जो ऊर्जा का प्रवाह होता है किस प्रकार से होता है, निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है, निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है, बी ऑप्शन। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है, तो इसमें जो है आपका कैसे होता है, देखिए नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन जो यौगिकीकरण होता है इसमें नाइट्रोजन का अमोनिया में और फिर नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का अमोनिया में तथा नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है, ये दोनों परिवर्तन होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को, एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, विरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, विरोध। निम्नलिखित में से स्पर्धा कंपटीशन क्या है, तो स्पर्धा जो है यह ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। अगला है जैविक साम्यता, जैविक साम्यता स्थापित होती है कैसे, तो यह जो है उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा जैविक साम्यता स्थापित होती है। आगे बढ़ते हैं, पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों, पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं, देखिए प्राकृतिक आपदा के लिए आवश्यक होते हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए आवश्यक होते हैं, ऊर्जा प्रवाह और खनिज जल चक्र के लिए होते हैं, खनिज चक्र के लिए होते हैं, उपरोक्त सभी के लिए होते हैं। ठीक, इन सभी चीजों के लिए पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में, समुद्र में जो भी पूरा प्रकाश संश्लेषण होता है में समुद्री पादपों का योगदान लगभग कितना होता है, तो लगभग 90% होता है। कितना होता है, लगभग 90% योगदान होता है उनका। शाकाहारिता 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 और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं, कौन वर्गीकृत करते हैं, तो देखिए परभक्षी में शाकाहारिता और मांसाहारिता को जो है परभक्षी में और द्वितीयक उत्पादक में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या है, स्पर्धा, स्पर्धा या कंपटीशन प्रभाव डालती है किस पर, तो यह जो है आपका आबादी घनत्व पर, उत्पादन क्षमता पर, समुदाय विकास, इन सभी पर प्रभाव डालती है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। परजीवता, परजीवता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, किसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, देखिए परजीवता या पैरासिटिज्म उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ऋणात्मक पारिस्थितिकी क्रिया का, ऋणात्मक पारिस्थितिकी क्रिया का ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकारों में से कहां शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकारों में से कहां शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर जो है वो अधिकतम है, तो ये शीतोष्ण घास स्थल में, शीतोष्ण घास स्थल में। ठीक है, इन चारों में से जो शीतोष्ण घास स्थल है, सवाना है, शीतोष्ण वन है, शंकुधारी वन है, इसमें शीतोष्ण घास स्थल में जो है शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर जो है वो अधिकतम है। आगे बढ़ते हैं, अधोलिखित में किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं, तो किस प्रकार के, ज्वारीय एस्चुरी प्रकार के जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं ये सर्वाधिक उत्पादक होते हैं इन चारों में। अपघटक डीकंपोजर किस पोषण स्तर के जीव हैं, तो डीकंपोजर जो हैं ये पोषण स्तर 4 में आते हैं, किसमें आते हैं, पोषण स्तर 4 में आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें किसकी साइक्लिंग नहीं होती है, तो इसमें देखिए कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का, परंतु ऊर्जा का नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा जो है एक ही दिशा में ये चलती है, ना कि चक्रण होता है, तो ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, तो इसकी देखिए सौर ऊर्जा की कार्बन चक्र में, किसमें है, कार्बन चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, कौन सा कहलाता है, तो चरम अवस्था, क्लाइमेक्स जो होती है ये एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, बताना उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने का कार्य करती हैं, तो देखिए कौन कौन जोड़ती हैं। इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में आपका पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो ये ऑक्सीजन
देने का कार्य करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का कार्य करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते नहीं है, ठीक है। श्वसन में श्वसन के द्वारा जोड़ते हैं, जैव पदार्थों के अपक्षय के द्वारा, और ज्वालामुखी क्रिया, ये तीनों क्रियाएं जो हैं ये कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। तो 2, 3, 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? वायुमंडल में नमी पर यह निर्भर करती है। तो बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? 4 कथन यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जात विविधता में वृद्धि होती नहीं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जात विविधता में कमी होती है, ठीक है। तो ए वाला गलत हो गया। अगला, उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा, उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है, सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन कहां पे है? आपके दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहां पर। तो ये सी वाला भी सही है। डी, जात विविधता शीतोष्ण ध्रुवों से शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो आप यहां पे देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। पहला, सुपोषण यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ठीक है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना, सही है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, यह भी सही है। 2 के दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है, आप सी ऑप्शन पढ़िए, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है इनमें से? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, परंतु नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो ए ऑप्शन। अगला है आपका, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका आवश्यक अवयव नहीं है? तो देखिए, ये क्लोरोफिल का आवश्यक अवयव है, आरएनए डीएनए का है, परंतु कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका हो गया। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।